गोवा, जहां लोग सूरज के नीचे मस्ती करने आते हैं, समुंदर की ठंडी लहरों से राहत पाते हैं। मगर कोई नहीं जानता कि इसी गोवा में एक कोना ऐसा भी है जहां सूरज भी देर तक नहीं रुकता। 1995 की एक गर्मी, जब चार दोस्त छुट्टियों के बहाने उस रिसॉर्ट की ओर बढ़े जो बरसों से बंद था, पर अब भी किसी का इंतजार कर रहा था। रिसॉर्ट का नाम था सी बीच विला, मगर वो न सुकून देता था न ही शांति। ये कहानी है एक भूखे राक्षस बनरक्स की जो इंसानी खून से जिंदा रहता है, एक शापित ऋषि की जिसने अपने ही शिष्य को श्राप दे डाला, एक प्यासी आत्मा उपमा की जिसकी हंसी बच्चों जैसी है, मगर इरादे राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक, और उस मौसी की जिसकी बेटी रूपा दरअसल कभी पैदा ही नहीं हुई थी। जब तांत्रिक श्रीपति ने खेल शुरू किया तो वहां के पत्थर भी चीखने लगे। रिसॉर्ट की हर ईंट, हर दीवार किसी अधूरी आत्मा की गवाही बन चुकी थी, और अब ये आत्माएं नए मेहमान चाहती थीं। जून 1995, तपती दोपहर, ट्रेन की खिड़की से दिखते नारियल के पेड़ और समुंदर की झलक। चार दोस्त रोहन, प्रिया, नेहा और विक्रम हंसी मजाक करते गोवा पहुंचते हैं। ये उनका पहला लंबा ट्रिप था और शायद आखिरी भी। रोहन उम्र 25 साल, छोटे से गांव से आया लड़का जिसने जिंदगी को हमेशा चुनौती दी। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। ताकत दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाना, कमजोरी क्रोध में होश खो देना। एक बार स्कूल में उसने अपने टीचर को ही थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि टीचर ने उसकी मां को अपशब्द कहा। प्रिया उम्र 23, एक डॉक्टर बनने की चाह रखने वाली होशियार लड़की, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती, हर चीज का वैज्ञानिक कारण ढूंढती। भाई की रहस्यमयी मौत के बाद वो और ज्यादा तर्कशील हो गई थी। ताकत, लॉजिक और धैर्य। कमजोरी, जब कोई उसे चुनौती देता तो वो भीतर से टूटने लगती, उसे अपने विश्वास पर शक हो जाता। नेहा उम्र 22 साल, बड़ी कोठी में पली, मगर मां बाप की तलाक की लड़ाई ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। ताकत, दूसरों का दर्द समझना, सबको अपनापन देना। कमजोरी, अंधेरा। उसका डर इतना गहरा था कि रात को लाइट बंद होने पर वो चुपचाप रोती थी। विक्रम उम्र 24 साल, कॉलेज का जोकर, हर महफिल का राजा, मगर असल में बेहद अकेला। उसका बचपन का दोस्त जय, जिसने उसके सामने ही फांसी लगा ली थी। आज तक विक्रम उस मंजर को भूल नहीं पाया। ताकत, हर हाल में उम्मीद जगाना। कमजोरी, असली भावनाओं को छुपाना, सच्चाई से भागना। चारों दोस्त गोवा स्टेशन पर उतरते हैं। चिलचिलाती गर्मी, बैग उठाए हुए घूम रहे हैं सस्ते होटल की तलाश में, लेकिन हर होटल के बाहर लगे होते हैं बोर्ड, फुल, नो वैकेंसी, एडवांस बुकिंग ओनली। सड़क किनारे चाय वाले से बात करते हैं तो वो बताता है सी बीच विला है, थोड़ा अंदर जंगल की तरफ, पर अब कोई वहां नहीं जाता। विक्रम हंसता है, जंगल में मंगल करेंगे। रिसॉर्ट तक पहुंचने वाली पगडंडी सुनसान थी। एक टूटा गेट, सूखे पेड़ और लॉबी में धूल जमा बेंचें। मालकिन कमला मौसी की उम्र 50 साल, चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान, पर आंखों में गहराई, जैसे किसी दर्द को छुपा रही हो। उसकी बेटी रूपा, 8 साल की लड़की, बिना पलक झपकाए प्रिया को देखती है और कहती है, दीदी, मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? रिसॉर्ट सस्ता था, 600 रुपया प्रतिदिन, और हर किसी को अलग कमरा। रोहन बोला, यहां तो वीआईपी जैसा महसूस हो रहा है। मगर उस रात नेहा जब बत्ती बुझाकर लेटी, उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, बिल्कुल उसके कमरे से। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर मिले। नेहा की आंखें लाल थीं। वो बोली, रात को किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया था और फिर जोर से रोने लगा। प्रिया ने मजाक उड़ाया, नेहा, तुम बहुत फिल्मों में जीती हो। उसी दिन विक्रम रिसॉर्ट के पूल के पास बैठा था। तभी उसने रूपा को पानी के पास देखा। वो कूद रही थी, हंस रही थी, लेकिन जब सूरज की किरणों में उसकी परछाई दिखी तो विक्रम की रूह कांप गई। रूपा की 2 परछाइयां थीं, एक दूसरी परछाई जो उसके साथ साथ चल रही थी,
और हिल भी रही थी। रूपा ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी दोस्त उपमा है, वो बहुत खेलती है और अब तुम सबको भी बुला रही है। तीसरी रात। नेहा के बाथरूम के शीशे पर लिखा था पिपासा, रक्त से लिखा, और उस पर मक्खियां बैठी थीं। प्रिया ने झुंझलाकर कहा, यह कोई बीमार आदमी की हरकत होगी। मगर तभी नेहा अचानक बोली, विक्रम, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? सन्नाटा छा गया। विक्रम की रूह कांप गई। उसे कैसे पता? क्योंकि उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी कि उसके कॉलेज के दिनों में वो ही प्रिया के भाई के एक्सीडेंट वाली रात कार चला रहा था। अब नेहा बदलने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वो अकेले बगीचे में रात को निकल जाती, फूल तोड़ती और फिर उन पर मुंह रखकर कुछ पीती। एक रात रोहन ने उसे देखा, वो पेड़ के नीचे खून से सने कपड़े फाड़ रही थी। बाजार में एक दिन एक फेरी वाले से भिड़ गई। चिल्लाने लगी, इसने उपमा को जलाया था, बनरक्स अब इसका खून मांगेगा। रोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर नेहा ने उसकी गर्दन पर नाखून गड़ा दिए और गुर्राई, तू भी दुश्मन है अब। उस रात रिसॉर्ट में जो सन्नाटा पसरा था, वो सिर्फ रात का सन्नाटा नहीं था, बल्कि सदियों से दबे किसी सच की आहट थी। कमला मौसी कांपती आवाज में बोली, तुम सबको अब सच जान लेना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। नेहा की सांसें तेज चल रही थीं और विक्रम का चेहरा पीला पड़ चुका था। मौसी ने कांपते हुए कहना शुरू किया, 10 साल पहले मेरा बेटा अर्जुन इसी रिसॉर्ट में काम करता था। एक रात उसने मुझसे कहा था कि बाथरूम के शीशे पर कोई शब्द उभर आए हैं, पिपासा। मैंने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसी रात अर्जुन मर गया और आज वही पिपासा फिर से दिखाई दी। तब मैंने एक ही इंसान को याद किया, श्रीपति। श्रीपति, एक तांत्रिक, 60 साल का, सफेद झक्क दाढ़ी, मोटी रुद्राक्ष की माला और आंखें बंद। नेहा बोली, क्या ये अंधा है? मौसी, हां, देख नहीं सकता, मगर महसूस कर सकता है वो सब जो हम देख भी नहीं सकते। उसकी आवाज में कुछ था, जैसे वो बोलते नहीं, तुम्हारे अंदर उतरते हैं। श्रीपति ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, यह जमीन सिर्फ रिसॉर्ट नहीं, एक शापित अग्निकुंड है। 100 साल पहले यहां एक ऋषि तपस्या करते थे। उनका ध्यान भंग करने आया बनरखस, एक ऐसा राक्षस जिसे खून की प्यास थी। ऋषि ने उसे शाप दिया, तू अब अमर रहेगा, मगर प्यासा भी। वो राक्षस तब से इस जमीन से बंध गया। नेहा, लेकिन उपमा, वो कौन थी? श्रीपति की आंखें बंद थीं, पर उसकी आवाज गूंजने लगी, उपमा, एक अनाथ लड़की जो यहीं रिसॉर्ट में काम करती थी। मासूम थी, सुंदर थी और मालिक की नजरों में थी। एक दिन मालिक ने उसे लालच दिया, तुझे मैनेजर बना दूंगा, मगर धोखा दिया। उपमा को बंद कमरे में जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें दीवारों में समा गईं, मगर मरने से पहले उसने कुछ कहा, मैं लौटूंगी और सबका विनाश करूंगी। उपमा की आत्मा ने बनरक्स को पुकारा। दोनों की पीड़ा एक हो गई और तब से हर 30 साल में एक बार उपमा किसी के शरीर में समा जाती है और बनरखस उसकी शक्ति बन जाता है। वो उन लोगों को ढूंढती है जिन्होंने किसी औरत को धोखा दिया हो। श्रीपति ने एक लकड़ी का संदूक खोला। अंदर थे काले चावल, सिंदूर, नींबू और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां। उसने आग जलाई, कुछ मंत्र बोले, एयूएम कालबिलासाय नमः। हवा तेज हो गई, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। नेहा की आंखें ऊपर चढ़ गईं। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज उसकी नहीं थी। नेहा, मैं गई। श्रीपति, उपमा, पीछे हट, ये शरीर तेरा नहीं। तभी नेहा बेहोश हो गई। सबको लगा कि आत्मा चली गई। माहौल थोड़ा शांत हुआ, मगर तभी प्रिया अचानक जमीन पर गिरी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, होंठ कांप रहे थे। प्रिया, मुझे जलाया था, अब तुम सब जलोगे। उसकी आवाज बदल गई थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। नेहा चिल्लाई, वो प्रिया नहीं है, वो उपमा है। प्रिया की हंसी गूंज उठी, जिसे मौत मिली वो अब मौत बांटेगी। रात की चुप्पी टूट चुकी थी। रिसॉर्ट अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, वो एक जिंदा कब्रगाह बन चुका था, जिसमें हर कोना, हर दीवार चीख रही थी। बाहर अचानक तूफान आ गया। आसमान में बिजली चमकी।
खिड़कियां आपस में टकराने लगीं। प्रिया की आंखें लाल हो चुकी थीं, बाल बिखरे हुए, और उसका शरीर कांपते हुए झूम रहा था। प्रिया, अब उपमा, तुम सबने मुझे जलाया नहीं, लेकिन तुम सब जैसे हैं जो औरतों को धोखा देते हैं, झूठे वादे करते हैं। अब तुम जलोगे। विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन तब रिसॉर्ट की दीवारों से खून रिसने लगा, धीरे धीरे, दरारों से। विक्रम को याद आया, कॉलेज के दिनों में उसका एक दोस्त अर्जुन था, जिसने एक लड़की माया को प्यार का झांसा देकर छोड़ दिया था। माया ने खुदकुशी कर ली थी। प्रिया उपमा की आवाज में चिल्लाई, तू उसका दोस्त था, तूने रोका क्यों नहीं? अब तू सजा पाएगा। विक्रम भागा, लेकिन फर्श खून से फिसलता जा रहा था। तभी प्रिया ने उसे घसीटा, सीधा पूल की तरफ। पूल जहां अब सिर्फ पानी नहीं था, उसमें आत्माएं बह रही थीं। प्रिया ने विक्रम की गर्दन पकड़कर जोर से कहा, यह पानी मौत है और तू पहला शिकार। विक्रम छटपटाया, मगर तभी रोहन ने हिम्मत की। वो दौड़कर आया और चिल्लाया, प्रिया, रुक जाओ, तुम ये नहीं चाहती। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रोहन ने प्रिया को पीछे से धक्का दिया। प्रिया पूल में गिरी। पानी में गोल गोल बुलबुले उठे, फिर शांति। नेहा, क्या वो चली गई? लेकिन तभी एक काला गीला हाथ पूल से बाहर निकला और प्रिया को फिर खींचने लगा। श्रीपति चिल्लाया, वो उपमा है, यह सिर्फ शुरुआत है, भागो यहां से। नेहा, रोहन और विक्रम तीनों भागे। फर्श फटने लगा, ऊपर की छतें गिरने लगीं, रिसॉर्ट जैसे आत्महत्या कर रहा हो। मगर प्रिया पीछे रह गई। उसकी चीख गूंजती रही, मदद करो, रोहन, रोहन। नेहा पीछे मुड़ी, मगर रोहन ने उसका हाथ खींचा। वो अब हमारी प्रिया नहीं है। मौसी कमला और रूपा दोनों अचानक गायब थीं। गेट के पास पहुंचे, तभी पूरी इमारत जोर से कांपी और फिर धड़ाम। सुबह हो चुकी थी। तीनों दोस्त रोहन, नेहा, विक्रम गोवा स्टेशन पर खामोशी से बैठे थे। ट्रेन की सीटी बजती रही, लेकिन उनकी आंखों में जो देखा वो कोई ट्रेन नहीं मिटा सकती थी। नेहा, क्या सब सच में खत्म हो गया? विक्रम, शायद। तभी धीमे से कोई फुसफुसाया, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। तीनों चौंके, पीछे मुड़े। रूपा खड़ी थी, वही मासूम रूपा, मगर इस बार उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में उपमा की जली हुई गुड़िया थी। रूपा मुस्कुराई। उपमा कहती है, अब मैं तुम्हारी नई सहेली बनूंगी। ट्रेन चल दी, मगर रूपा की परछाई प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। वहां किसी औरत की परछाई थी, जिसके बाल खुले थे और आंखों से आग झलक रही थी। तांत्रिक श्रीपति की आवाज हवा में गूंजी, पिपासा कभी नहीं मरती, न खून की, न बदले की। अब सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, सवाल ये है कि क्या वो सब सच में खत्म हुआ? क्या प्रिया पूल में डूब गई, या फिर उपमा अब उसके अंदर ही जीवित है? शायद वो पानी उपमा का दरवाजा था और प्रिया बस एक माध्यम। रूपा के शरीर में अब कौन है? उपमा, बनरक्स, या दोनों नहीं, कोई नई आत्मा, एक और पीड़ित स्त्री जिसकी कहानी अब शुरू होगी। क्या श्रीपति वाकई मददगार था, या वो जानबूझकर आत्मा को जागृत करने आया था? क्या उसकी अंधी आंखें सब कुछ देख रही थीं? मौसी कमला की बेटी रूपा असल में थी भी या नहीं? क्या वो शुरू से ही उपमा थी? क्या वो लड़की 10 साल पहले मर चुकी थी? ये कहानी काल्पनिक लग सकती है, लेकिन गोवा के कई पुराने रिसॉर्ट्स आज भी बंद पड़े हैं। उनमें से कुछ की दीवारों पर आज भी पिपासा जैसे शब्द उभर आते हैं। अगली बार जब आप किसी सस्ते रिसॉर्ट में जाएं, तो दरवाजा बंद करने से पहले देख लीजिए कोई शीशे पर नाम तो नहीं लिख रहा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।